नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और सत्ता के संग्राम में अब आज बात जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की करेंगे। दरअसल यहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शिव कुमार के सामने छात्र नेता से शुरुआत कर सरपंच बने प्रत्याशी कमलेश जागंटे को मैदान में उतारा है। यानी कि महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारकर सभी को हैरान कर दिया। कभी कांग्रेस का गढ़ रही जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर 4 बार जीत का परचम लहरा चुकी भारतीय जनता पार्टी अब 5वीं दफा जीत हासिल करने की मेहनत कर रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गुहाराम अजगले ने कांग्रेस के रवि भारद्वाज को 82,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत का चौका मारा था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के दाऊराम रत्नाकर तीसरे स्थान पर रहे। इधर बीजेपी ने इस बार अजगले को टिकट काटकर सक्ती विधानसभा क्षेत्र के कमलेश जागंटे को उम्मीदवार बनाया है। अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रही जांजगीर का 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस संसदीय क्षेत्र के गठन यानी 1974 में उपचुनाव हुए और यहां भाजपा का कब्जा रहा। वर्ष 1977 में हुए आम चुनाव के दौरान जांजगीर लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी में आरक्षित कर दी गई। इस बार के चुनाव में जनता पार्टी के मदन लाल शुक्ला ने जीत हासिल की। इसके बाद जितने भी आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच शह और मात का खेल चलता रहा। साल 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस के रामगोपाल तिवारी जीते। 1984 में दलित वर्ग के प्रमुख नेता रहे कांशीराम ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव जांजगीर लोकसभा से लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस के प्रभात कुमार मिश्र ने यहां चुनाव जीता। साल 1989 में जांजगीर लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिलीप सिंह जुदेव जीते, लेकिन 1991 में कांग्रेस के भवानी लाल वर्मा ने भाजपा से ये सीट छीन ली। साल 1996 में भाजपा के मनहरण लाल पांडे विजयी हुए। इसके बाद 1998 में कांग्रेस ने ये सीट पुनः हथियाई और 1999 में भी अपना कब्जा बरकरार रखा। दोनों आम चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत निर्वाचित हुए और 1 नवंबर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2004 में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी काबिज हुई। लेकिन इसके बाद साल 2009 और 2014 से लगातार यहां भाजपा की कमला पाटले ने जीत का परचम लहराया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के गुहाराम अजगले जीते। जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें अकलतरा, चंद्रपुर, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, जैजैपुर, कसडोल, सक्ती और पामगढ़ शामिल है। वर्तमान में इन 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना होगा कि यहां कांग्रेस भाजपा की जीत का सिलसिला तोड़ेगी या भाजपा की जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। जांजगीर लोकसभा चुनाव हमारी 11 लोकसभा सीट में सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। जहां हमारी एक भी सीट नहीं है, लेकिन जनता का पूरा आशीर्वाद, वहां की हमारे प्रत्याशी की जो लोकप्रियता है, हमारा प्रबंधन है और माननीय मोदी जी की सरकार बनाना है, तो लोगों का ये है कि जो गलती उनसे इस चुनाव में हुई है किन्हीं कारणों से, वो गलतियों को सुधार करके हम जांजगीर चांपा जीतेंगे। और बहुत अच्छा प्रबंधन चल रहा है, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 2-4 दिन पहले हम लोग उस क्षेत्र में भी थे, तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ अनुभवी नेता? ये तो पलायन करके गए हैं। इनको लड़ना था तो यहाँ से लड़ना था, रायपुर से लड़ना था। यहाँ से पलायन करके वो जांजगीर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ सब खुलासा हो गया था कि टोटी कहाँ गई, घर का फर्नीचर कहाँ चला गया। नगर निगम के अंदर में, नगर पालिकाओं के अंदर में कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये तो पलायन करके गए हैं, भाग कर यहाँ से गए। हिम्मत रहती तो यहाँ पर लड़ते, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कोई शिव डहरिया जी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेसियों में नाराजगी है। सबसे ज्यादा कांग्रेस यदि छोड़े हैं किसी लोकसभा से तो जांजगीर चांपा के कार्यकर्ता छोड़े, बड़े बड़े पूर्व विधायक छोड़े हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष छोड़े हैं। लगभग कांग्रेस वहां से समाप्त हो गई जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिव डहरिया के साथ में कोई भी व्यक्ति नहीं, कुछ लोग हैं, रायपुर के लोग हैं साथ में। शिव डहरिया जी लाखों वोटों से हारेंगे। जांजगीर लोकसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और भाजपा इसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान को बदलना चाहती है। जांजगीर चांपा को भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं हुआ है और लगातार मोदी सरकार आरक्षित वर्ग के खिलाफ काम कर रही है, उनके कानूनी अधिकार के खिलाफ काम कर रही है।
और कांग्रेस पार्टी ने एससी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया था, जिसे षड्यंत्र करके भाजपा ने राजभवन में रुकवाया है। और शिव कुमार डहरिया जी इस वर्ग से आते हैं और एक मजबूत नेता हैं और इस वर्ग की आवाज को उठाते आए हैं, तो निश्चित तौर पर जांजगीर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जो संविधान को बदलना चाहती है, उसको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। तो आज बात जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की करेंगे और इसी सीट पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपका खास पैनल से करा दें, जहां बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जुड़ गए हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का नादी टीवी पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अवधेश जी आपसे रहेगा कि अगर छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की बात करें तो बेहद ही चर्चित ये लोकसभा सीट है, और अगर हमें अभी बीते कुछ सालों का जो इतिहास है वो उठाकर देखें तो बीजेपी लगातार यहां से जीतती आ रही है। लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता था, लेकिन अभी बीते चुनाव से 2000 के बाद अगर हम बात करें 2004 से लगातार यहां पर बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। इस बार क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं जांजगीर चांपा में, क्या लगता है? देखिए, अभी जो वर्तमान में समीकरण है वो अगर विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि वो कहीं न कहीं कांग्रेस को फेवर करती है। लेकिन रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो सीटों में जो लीड दिलाती है वो शेड्यूल कास्ट वोट्स और जो है ओबीसी वोट्स में साउ वोट्स का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बेसिकली जो लीड करती है कि वो चीजें किधर जाएगी। तो वहां पर प्राइवेट वोट्स भी हैं और अराउंड समथिंग 10% के करीब। लेकिन इन सब में जो मेजर चीज जो फोकस होता है, क्योंकि एक तो शेड्यूल कास्ट सीट जो है वो रिजर्व है, और इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप कहें तो रणनीतिक तौर पे कहें तो दोनों पार्टियां वहां पर काफी एक दूसरे को काटने में लगी पड़ी हुई है। अब ये देखने को मिलेगा कि जो आपको जो है जो मायावती की पार्टी जो बसपा है वहां पर वो कितना जो है सो वोटों में सेंध लगा हुआ। अगर वो कांग्रेस के वोटों में ज्यादा सेंध लगा देते बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी के वोटों में सेंध लगा देती है डेफिनेटली कांग्रेस आ जाएगी। तो ये कहा, लेकिन इन सब के अलावा वहां जो कुछ चीजें हैं वो काफी लंबे समय से यथावत है और बड़ी इश्यू बना पड़ा है। क्योंकि वहां पर देखिए कि वो एग्रीकल्चर फैल रहा है काफी, उसे पूरे एरिया में जो धान की उपज काफी होती है, तो किसानों का एक्सपोर्ट वहां पर काउंट करता है। दूसरे साथ किसानों की समस्या भी वहां पर काफी ज्यादा है, क्योंकि उनको अक्सर ये समस्या सुनने को मिलती है कि फर्टिलाइजर के इश्यूज हैं, स्प्यूरियस सीड्स के इश्यूज हैं, फिर और कई सारे जो है इरिगेशन रिलेटेड कई बार कुछ इश्यूज सुनने को मिलता है। तो और ये इश्यूज कंटिन्यूसली रिजॉल्व नहीं। दूसरा वहां पर जो है माइग्रेटरी लेबर्स का इशू है, लगातार मतलब ये खबरें आती है अन्य जिलों की तुलना में कि जांजगीर चांपा के जो लेबर है जो बॉन्डेड लेबर के रूप में कहीं फंस गए, कहीं तमिलनाडु में फंस गए, जबकि वहां पर आपको देखने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है एक समय में। वहां पर पावर हब के रूप में वो डेवलप हो रहा था, उसके साइड में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काफी हद तक उन्नत हो चुके हैं, मतलब खास करके इन्वेस्टमेंट के मामले में। रायगढ़ में देख लीजिए कितने सारे जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है, कोरबा में कितने सारे इंडस्ट्रीज लगी हुई है। दूसरे के साथ जो है सो वो जो एरिया है आपको, वो ऐसा नहीं कि किसी जंगल के अंदर में का एरिया है, वो एरिया है तो शहरों को कनेक्टेड एरिया है, और उसमें लोगों का जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो भी काफी ज्यादा है। तो लेकिन ये है कि वहां पर 17वीं वोट फैक्टर जो आउट करता है। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि अंदर एक डिसीजन हो जाता है कि गुरु जिधर बोलते हैं उधर वो पलड़ा झुक जाता है। तो अब इस बार देखना पड़ेगा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो किधर का रुख अपनाए थे। जी बिल्कुल, यानी कि एक तरह से इस बार के समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में हमने देखा भी है कि हालांकि फिलहाल विधानसभा की जो सभी इस लोकसभा में जो 8 विधानसभाएं आती हैं वो तो फिलहाल कांग्रेस के पास है, लेकिन लगातार दावा तो देखिए दोनों ही पार्टियां करती हैं, और ये दावे कितने सही साबित होंगे 4 जून को पता चलेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत भी हम कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत चर्चा की सबसे पहले गोपाल जी आप ही के साथ में करूंगी। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट की बात करें तो बीते
2004 से अगर हम देखें तो 2004 से लगातार यहाँ पर बीजेपी ही अपना परचम लहरा रही है, लेकिन अगर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो सभी 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार आपको क्या लगता है, किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी जांजगीर चांपा को लेकर? नैन्सी जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2024 में भी भाजपा का ही परचम लहराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक की कोई बात नहीं। मोदी जी की गारंटी, साईं जी का भरोसा और हमारे कमलेश जांगड़े जी का नेतृत्व निखर के आएगा और बिल्कुल हमारा जीत का मार्ग प्रशस्त। दूसरा, आपको मैं बड़ी मजेदार जानकारी देना चाहूंगा कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में। कांग्रेस के प्रत्याशी का पैतृक घर है सेज बहार में, जो विधानसभा होता है अभनपुर। उनका स्थानीय निवास है रायपुर दक्षिण में। वो चुनाव हारते हैं आरंग से और फिर सीधा 200 किलोमीटर दूर भाग के पहुंच जाते हैं दोबारा हारने के लिए चांपा जांजगीर। जो व्यक्ति ना अपने घर से चुनाव लड़ सकता है, ना पैतृक घर से चुनाव लड़ सकता है, ना अपने विश्वसनीय सीट से लड़ सकता है, उस व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। दूसरा, पूरा रायपुर के जनता ने और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि जब वो घर छोड़ के गए तो टाइल्स तक के लेके गए, टूटी तक के लेके गए, फर्नीचर तक के लेके गए। तो जिस व्यक्ति ने ना सरकारी सामान के साथ भी अपनी विश्वसनीयता खो गई थी, उस व्यक्ति की सार्वजनिक विश्वसनीयता है ही नहीं। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि 2004 से लेकर अब तक की भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर क्यों जीतते आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो रिजर्व कैटेगरी से पहली बार देश को महिला राष्ट्रपति देती है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो रिजर्व कैटेगरी के सबसे ज्यादा लोगों को पद्म विभूषण और पद्म भूषण के सम्मानित करती है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो गिरौदपुरी में जैत खंभ बनाकर विश्व पटल पर सतनामी समाज को स्थापित करने का काम करती है, और कांग्रेस की शासन जब आती है तो विश्राम गृह का काम भी रुकवा देती है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसमें ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है वो सर्वांगीण विकास का मॉडल है। वो केवल किसी जाति, किसी धर्म, किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं है और वो सर्वांगीण विकास में काम किया जाता है। दूसरी बात, मैं हमेशा सुनता हूं कि जब कभी सुना जाता है कि भाजपा ने इनका टिकट काट के इनको दिया। भारतीय जनता पार्टी में किसी का टिकट काटा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी में नए टैलेंट को मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहने वाला था गोपाल जी कि आखिर कमलेश जागंडे ही क्यों नहीं, क्यों चुना आपने प्रत्याशी के लिए? देखिए, पहले तो नैन्सी जी, बड़ा अच्छा लगता है आपको भी देख के कि ऐसे कॉन्फिडेंट महिला पत्रकारों से बात करते हैं, और ऐसे कॉन्फिडेंट महिला पत्रकार क्यों, महिला राजनीतिज्ञ भी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे कॉन्फिडेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और पहली बार महिला आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने का भी काम की। अगर एक नए टैलेंट को मौका दिया गया है तो इस राजनीतिक, क्योंकि आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है पूरे विश्व में, तो हमारे पास टैलेंट बैंक इतना बड़ा है, और टैलेंट बैंक इतना बड़ा होने के कारण सबको मौका दिया जाता है। ये किसी एक परिवार की राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कमलेश जी को भी एक कार्यकर्ता के रूप में मौका दिया गया है और निखर के आगे बढ़ने के लिए, और लोकसभा में चांपा जांजगीर का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है। कांग्रेस की तरफ भी हम रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से अंशुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जो सवाल मेरा रहा है गोपाल जी से, कि इस बार क्या लक्ष्य है, जांजगीर चांपा को कैसे साधेंगे? अगर कांग्रेस हम देखें तो 2004 के बाद से अभी तक नहीं आई है, लेकिन एक दौर था कि कांग्रेस का जांजगीर चांपा गढ़ हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बीच कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया? 2004 के बाद एक भी बार कांग्रेस नहीं जीत पाई। ये तूफान आने के पहले की जो शांति होती है वही आज आपको और हमको दिख रहा है। 8 विधानसभाएं हम जीत चुके हैं, यह एक बड़ी शांति है, और आने वाले वक्त में 11 लोकसभा सीटों में सबसे अच्छा अगर कांग्रेस कहीं कर दिखाएगी तो जांजगीर और चांपा लोकसभा क्षेत्र में कर दिखाएगी। अभी बीजेपी के नेता ने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बड़ी मजेदार बातें एक दो बताती, तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते बीजेपी के 4-5 उम्मीदवारों की भी बहुत सुंदर और मजेदार बातें बता देती है। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका जन्म हुआ था वडनगर में,
वो तथाकथित रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, हालांकि वह रेलवे स्टेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, लेकिन चाय वो बेच लिया करता था। उसने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से करता है और राजनीति वहां से करता है और अंशुल जी, मुख्यमंत्री भी बन जाता है। जांजगीर चापा पे बात कीजिएगा आप। जांजगीर चापा से जुड़ी मजेदार हुई आप बात, कीजिए। मुझे लगता है मजेदार बात आप सुनना नहीं चाहती हो, और नहीं, उसको आप फिर जांजगीर चापा पे बनारस से रहिएगा। चुनाव जांजगीर लड़वाए चापा पे जाते आज हैं। बात कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय मुद्दों पे भी हम आगे नहीं, चर्चा करेंगे। ये अगर आपने वो उसी वक्त बीजेपी के प्रवक्ता को रोक दिया होता तो शायद मजेदार बात मैं भी नहीं कर पाता, मुद्दे की बात आता है। चलिए, नहीं, मैं जांजगीर की छत्तीसगढ़ बात कर रहा था अंशुल मैं जी। मान्यवर मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ। एक मजेदार बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं जो कोरबा से लड़ाई कर रही हैं। वो दुर्ग से आती हैं, पता नहीं कैसे पलायन करेंगे। इन लोगों ने जो पलायन किया है बीजेपी के चश्मे से अगर देखा जाए तो उसे पलायन थोड़ी ना कहा जाता, उसे तो टैलेंट को उभारना कहा जाता है। और अगर कोई नेता रायपुर के होकर कहीं और चला जाए तो उनको ये पलायन करना कहते हैं। कितने दोहरे चरित्र की सुंदर राजनीति कर गुजर जाते हैं जनता के समक्ष। अब इन्होंने कहा हमारे प्रत्याशी के बारे में कि जो फर्नीचर खा गया, जो टाइल्स खा गया, जो भ्रष्टाचार कर गया। मान्यवर, कितना बड़ा फेल्यूर है साय सरकार का कि आप जैसे जिम्मेदार प्रवक्ता जब चलती हुई सरकार को यह भी बता रहे हैं कि फर्नीचर खा गए भैया, टाइल्स खा गए भैया और भ्रष्टाचार कर गए भैया, लेकिन आज दिनांक तक चलती हुई सरकार अर्थात साय सरकार ने एक भी उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं करी। मैं तो कहता हूं कि गृह मंत्रालय तो आपके समानांतर काम कर रहा है। गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी पूर्वक पिछले 6 महीनों में यह करना था कि उनको अंदर कर देना था, ना होता लोकसभा का चुनाव और ना होती किसी भी प्रकार की राजनीति, लेकिन सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारी राजनीति आपको सेकना है। आपके पास पिछले 10 वर्षों में काम करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए प्रत्याशी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना मैं समझता हूं निम्न राजनीतिक स्तर का एक जीता जागता उदाहरण है। अब आपने कहा कि बीजेपी वही पार्टी है जो हमने एससी एसटी और महिला के लिए काम कर दिखाया है, लेकिन बीजेपी वही पार्टी है ना मान्यवर, जिसके राज में एक आदमी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहा है और उसी के राज में आज एक व्यक्ति सिर्फ 24 रुपए दिन कमा रहा है। बीजेपी वही पार्टी है ना जिसने यह कहा था जांजगीर लोकसभा में खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के 7-8 प्रवक्ताओं के 10-12 प्लॉट तो 100 स्मार्ट सिटीज में से आ गए होंगे। बीजेपी वही पार्टी है ना कि उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, इसका मतलब जांजगीर लोकसभा में कुछ नहीं तो 10-20 हजार रोजगार तो आ गए होंगे पिछले 10 वर्षों में। लेकिन विडंबना इस बात की है कि सेंट्रल में 30 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि एससी एसटी वर्ग के 12 से 13 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं। अगर 12 से 13 लाख नौकरियां अगर निकल जाती तो मैं समझता हूं कि जांजगीर लोकसभा से 10-12 हजार बच्चे तो पास होके और सेंट्रल में जाके अपने आप को प्रतिनिधित्व तो करते होंगे। बीजेपी तो वही पार्टी है ना कि उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, मुझे 100वां दिन दे दीजिए, मैं महंगाई को कम कर दूंगा। तो जांजगीर लोकसभा के लिए भी महंगाई कम करने की बात हुई होगी। कितने में पेट्रोल मिल रहा होगा जांजगीर में? तो मैं समझता हूं 40 या 50 रुपए में मिल रहा होगा। हमारे रायपुर में तो अभी 100 रुपए के पार मिल रहा है। बीजेपी तो वही पार्टी है ना जो कहा था कि सन 2022 में मैं किसानों की आय दुगुना कर दूंगा। तो जांजगीर लोकसभा में तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा किसान कई सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं, जवाब गोपाल जी से ले लेते हैं। कई सारे सवाल आपके हो गए हैं गोपाल जी, बहुत तेरे सवाल लगा दिए हैं अंशुल जी ने, जवाब दीजिएगा। अंशुल जी शायद कुछ दिनों के पहले घटना भूल गए हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार थी और एसटी वर्ग के छात्रों ने और युवाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वो कलंक शायद उनके माथे पे दिख नहीं रहा है और कांग्रेस को वो साफ करते भी उनकी पसीने छूट जा रहे हैं। अंशुल जी शायद ये भी भूल गए कि जिस आरक्षण को लेकर भाजपा ने याचिका दायर की थी और जिसके खिलाफ पद्मा मनहरन और खूंटे जी गए थे, उनको लाल बत्ती से नवाजा गया। अंशुल जी को शायद ये भी नहीं मालूम या शायद भूल जा रहे होंगे कि भूपेश बघेल की सरकार 5 साल थी और आपने बहुत अच्छा बोला कि कौन कौन अंदर हुए। भूपेश बघेल के सेक्रेटरी अनिल टूटेजा अंदर है, भूपेश बघेल के ओएसडी सौम्य चौरसिया अंदर है, 3 आईएएस अंदर है, सबकी जांच हो रही है। अंशुल जी थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो कोयला चोरों का मामला चल रहा है और महादेव ऐप वालों का मामला चल रहा है, फर्नीचर चोर भी अंदर जाएंगे, आप चिंता मत करिए। फर्नीचर चोरों और टोटी चोरों और टाइल्स चोरों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। साईं जी की सरकार में सवाल उन्होंने यही उठाया था कि जब इतनी चोरी कर ली गई है उनके प्रत्याशी के द्वारा तो तभी एफआईआर क्यों नहीं की गई उन पर, इतना इंतजार क्यों? नैन्सी जी क्या है ना कि पहले तो बड़े चोरों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने कोयला, शराब, आप सोच के देखिए, कोयला, शराब, सट्टा, महादेव जी के नाम पे सट्टा चला दिया इन्होंने। आज इनके मुख्यमंत्री, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो तो प्रेस के सामने आने से डरते हैं कि उनके चेहरे में इतना भय दिखता है कि महादेव सट्टा ऐप पे इतना भय। आज का पेपर उठा के देख लीजिए कि आज एक कांग्रेसी सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया टिकरापारा थाने के अंतर्गत आज,
और उसी अखबार में दूसरा खबर है, उसी पेज में अनिल टूटेजा अंदर हुए, और उसी पेज में तीसरी खबर है कि महादेव ऐप का लिंक खोला जा रहा है। मतलब इनके कारगुजारियों से तो अखबार भरा पड़ा है, मेरे को अलग से खोज के इनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंशुल जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी अंशुल जी। आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने 4 बार प्रश्न किए थे। हालांकि चाणक्य नीति के अनुसार यह कहा जाता है कि प्रश्न के प्रति अगर प्रश्न खड़ा कर दिया जाए तो मैं समझ जाना चाहिए कि प्रवक्ता के पास जवाब देने के लिए कोई प्रकार का शब्दकोश नहीं बचा है। ठीक है, जनता जनार्दन समझ गई। जो मैंने 5 प्रश्न खड़े किए थे, 5 में से एक भी नहीं आया। आप उन्हीं अनिल टूटेजा की बात कर रहे हैं जो 15 साल हमारे पूर्व रमन सिंह जी के बिल्कुल करीबी हुआ कर सकते थे, उन्हीं की आप बात कर रहे होंगे। अब आप मैंने आपके बीच में नहीं बोला हूं सर। आप फिर बड़ा अच्छा डिबेट जा रहे हैं। जनता का समय जो है बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक जाया नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा और आपका धर्म है, ये समझता हूं मैं। आपने एसटी वर्ग के आरक्षण की बात कही, अब आपको किसने रोका है? डबल इंजन की सरकार है और आपने तो राजभवन को राजनीति का एक गढ़ बना दिया। फिर समस्या आ गई सर आपको। मैं इसलिए मैं मेरे जैसा बब्बर शेर आपको सच्चाई पर ही लेकर जाएगा। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि सर्वसम्मति से आपके 14 विधायक जाते हैं हमारे विधानसभा के शुभ मंदिर में और एक लोकमत से उसको पास करते हैं। जब राजभवन वो सिग्नेचर होने जाता है तो आप ही के सारे विधायक पलटूराम हो जाते हैं। 14 के 14 विधायक ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जब हमारी सरकार आएगी तब हम एसटी आरक्षण को आगे बढ़ाएंगे। जब आपकी सरकार आ गई, आज तो 3 महीना हो गया होगा, मैं समझता हूं 4 महीना हो गया होगा। आज किस प्रकार की लेखा जोखा हो रहा है? क्यों आप ताना बाना बुन रहे हैं? कहां आपकी इच्छा है? आप तो बड़ी बात करते हैं ना कि एससी का हम भला कर देंगे, एसटी का हम भला कर देंगे। उनका आरक्षण तो महोदय दे नहीं पा रहे। डबल इंजन की सरकार में आजकल मैं समझता हूं ऑयल इतना है नहीं कि वो इंजन चल पाए, और बात करते हैं एसटी और एसटी के आरक्षण की। मैंने आपसे कहा ना कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में वो किसान भी रहता होगा जो आज दिनांक में उपकरण खरीदने जाता है किसानी का, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता होगा। ये किसके लिए दर्द हो रहा है? वो जांजगीर के लिए दर्द हो रहा है ना। वहां पर यह कहा गया था ना, वहीं खड़े होकर यह कहा गया था कि हम सन 2021 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे। मान्यवर लागत मूल्य 2.5 गुना बढ़ गई, दुगना बात करने की बहुत अलग बात कर रहे हैं आप। किस प्रकार का आदेश कर रहे हैं? आपने पिछले 10 वर्षों में किया क्या है जांजगीर लोकसभा के लिए, आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, यही सवाल ले लेते हैं गोपाल जी से, यही सवाल ले लेते हैं अंशुल जी। 5 सेकंड बस। प्रश्न के प्रति प्रश्न अगर आप खड़ा कर देंगे मान्यवर, तो मैं यह समझता हूं कि जो चाणक्य नीति जो हमें लिखी है, जो आप चाणक्य को मानते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं कटघरे में तो खड़े हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जनता। ठीक है अंशुल जी सवाल ले लेते हैं। गोपाल जी, इसके पहले जब चर्चा की शुरुआत की थी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी यही कह रहे थे, वहां के जो मूल मुद्दे हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं। किसानों की समस्याएं वहां पर कई सारी, अनेकों प्रकार की समस्या किसान लेकर पहुंचते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है। जो मूलभूत वहां के मुद्दे हैं, जो मूलभूत वहां की समस्याएं हैं, उनको लेकर पार्टी ने क्या किया है अभी तक? 2004 से लेकर अभी तक, चूंकि आप ही की सरकार है, बीजेपी की वहां पर सांसद हैं। मैं पहले तो ना अंशुल जी का बड़ा धन्यवाद करूंगा कि ये मान चुके हैं डबल इंजन की सरकार है और आगे भी रहेगी। ये अपने मुंह से 3 बार बोल चुके हैं इसी डिबेट में कि डबल इंजन की सरकार है। अंशुल जी आपका बड़ा धन्यवाद, आप मान चुके हैं इस बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, 18% एक करके आता हूं आपके पॉइंट पे। 18% जीएसटी की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें, पहले भी सर्विस टैक्स और वैट हुआ करता था, लेकिन इनपुट क्रेडिट कभी नहीं हुआ करता। जीएसटी आया तो जीएसटी भैया किसानी पे कभी टैक्स नहीं लगा है भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? अरे मैं आप बोल रहा हूँ, अब आप मेरे को बोलने दीजिए। आपने बोला आप झूठ बोलेंगे तो कैसे बोलने दूंगा? किसानी पे कब टैक्स लग गया भैया? आप जब कितने बड़े किसान नेता हैं आप? की सरकार थी, आपके किसानी पे टैक्स कब लग गया भैया? नहीं गए। अरे आप बोलने तो मैं किसानी पे टैक्स कब लग गया मुझे बता दीजिए। उपकरण की बात कर रहा हूँ, आप किसानी उपकरण पर कब टैक्स लग गया? सन 2014 के पहले बता दीजिए। आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई अरे बड़े भाई साहब, किसानी उपकरण के ऊपर टैक्स कब लग गया? किसान टैक्स फ्री रहा है, किसानी टैक्स फ्री रही है, किसानी उपकरण टैक्स फ्री रहा है, टैक्स फ्री रहा है भैया। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, बीजेपी के प्रवक्ताओं को क्या हो गया? इनपुट क्या हो गया? ये की बात आप बोलना नहीं चाहते। अरे मान्यवर कितना बड़ा झूठ बोल गए आप। सुन लीजिए, और कितना बड़ा झूठ बोल गए। वाद विवाद करना, प्रतियोगिता, वाद विवाद नहीं। मैं आपका छोटे भाई होने के नाते एक चीज प्रश्न कर रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। लेट मी कंप्लीट। आप झूठ बोल रहे हैं ना सर, आप झूठ बोल रहे हैं। किसानी उपकरण पर आज दिनांक के पहले, सन 2014 के पहले किसानी उपकरण के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा। बीज के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा, खाद के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा, किसानी के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा। थोड़ा तो किसानी को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं।
ये आपको गलतफहमी है। अंशुल जी, गोपाल जी, जो मूल मुद्दे थे उन पर हम बात नहीं कर पाए हैं, जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। पलायन बहुत बड़ी समस्या है गोपाल जी, वहाँ पर ढेरों सारे लोग पलायन करके चले जाते हैं काम के लिए भटक रहे हैं वहाँ जनता। अवधेश मलिक जी से पूछ लीजिए। अंशुल जी शायद किसी को कुछ बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी 5 साल की पिटारा खुल जाएगा, उनको डर लगने लग गया है। नहीं कि बोलिए, कौन पिटारे में से कौन से बात निकल जाएगी। आप बोलिए, लेकिन किसानी के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा। आप पलायन की बात करते हैं अंशुल जी, आप पलायन की बात करते हैं। ये 5 साल आपकी भूपेश बघेल की सरकार थी, कृषि नीति नहीं आ पाई, उद्योग नीति नहीं आ पाई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस अनिल टूटेजा की बात कर रहे हैं वो उद्योग विभाग में बैठे रहे और उद्योग विभाग का लास्ट, आपको मैं मजेदार बात बताऊं, उद्योग विभाग समय का अभाव है। एक छोटा छोटा सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। गोपाल जी, एक छोटा सा सवाल कि इस बार जांजगीर चांपा कितनी लीड के साथ आप जीतेंगे? जो कि 2014 के बाद हम देखें, अगर 2019 में तो जो आंकड़ा है वो कम हो गया है। मैंने आपको बताया नैन्सी जी कि महिला प्रत्याशी के उतरने के कारण, नया प्रत्याशी उतरने के कारण आप समझिए 3 लाख से ऊपर का लीड हमारे पास। 3 लाख से ऊपर। अंशुल जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, इस बार आप क्या लगता है, चूंकि 8 विधानसभाएं हालांकि आप ही के पास है, कांग्रेस के पास है, लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो क्या लोकसभा सीट कांग्रेस जीत पाएगी? ऐतिहासिक मतों से जांजगीर लोकसभा चुनाव जो होने वाला है वो हम जीतेंगे, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत आज आने लगा है किसानी उपकरण। सन 2014 के पहले भैया नहीं आता था, आपने झूठ बोल दिया। बहुमत के साथ दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि जांजगीर चांपा को वे जीतेंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अंशुल जी आपका भी शुक्रिया, गोपाल जी आपका भी शुक्रिया और अवधेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आज जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर चर्चा की गई और कई सारे मूलभूत मुद्दे हैं यहाँ के, हालांकि उन पर जो है संक्षिप्त में बातचीत हुई है, विस्तार से उन पर चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि समय का अभाव रहा, जहां दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो बेड़ा है वो फोड़ने लगी हैं और देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पार्टियों के जो दावे हैं वो भी अब बढ़ने लगे हैं। दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि इस बार हम भारी बहुमत के साथ, यानी कि बड़ी लीड के साथ जांजगीर चांपा सीट पर फतह करेंगे। हालांकि 2004 से लेकर अभी तक बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार हम बीजेपी के इस किले में सेंध मारी हम करेंगे। खैर, देखने वाली बात होगी 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे कि किसके दावे फीके पड़ते हैं और किसके दावों पर मुहर लगती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।